मेरा नाम डॉक्टर भरत कौशिक है। मैं दिल्ली से आया हूँ और आज आया हूँ माँ गंगा की शरण में। जैसे जैसे विदेशी हमारे कल्चर को समझ रहे हैं, हमारे संस्कारों को जान रहे हैं, वो धीरे धीरे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, स्टीव जॉब्स की पत्नी भी यहाँ पे आई हुई हैं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी थी हिंदुस्तान से बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद मैं विदेश गया, वहाँ से मैंने अपनी मास्टर्स करी और अपनी डॉक्टरेट करी, अपनी पीएचडी करी। शायद ये स्वदेश पिक्चर की तरह हो गया मेरे लिए। फ़र्क बस इतना था कि वो रॉकेट साइंटिस्ट थे और मैंने अपनी डॉक्टरी करके आया। समुद्र की भी एक मर्यादा होती है, जैसा श्री राम ने बताया, तो वो मर्यादा हमें रखनी चाहिए बच्चों के साथ और उन्हें स्पेस देना चाहिए। बोर्ड गेम्स खिलाने चाहिए, शायद वो लुप्त ही हो गए आजकल। मैं देख रहा हूँ चेस वगैरह ये एकदम से लुप्त हो गया, जो हमारे टाइम पे बहुत चलता था। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज की पावन धरती पर, जहां सन 2025 का महाकुंभ चल रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि पौष पूर्णिमा पर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या में श्रद्धालु आए और मां गंगा की पावन दिव्य धारा में डुबकी लगाए। वही सिलसिला 14 तारीख को मकर संक्रांति को चला। लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा की पावन दिव्य धारा में डुबकी लगाए। इसी बीच हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और इनका उद्देश्य क्या है महाकुंभ में आने का। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर भरत कौशिक है। मैं दिल्ली से आया हूँ और आज आया हूँ माँ गंगा की शरण में त्रिवेणी घाट पे। सबसे पहले आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत अभिनंदन कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने ठंड में खड़े रह के सब लोगों को कवर कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ आने का भौतिक भावनाएं देखनी थी, अपने कल्चर को समझना था। मैं बाहर से पढ़ा हुआ हूँ, मैं अमेरिका से पढ़ाई करी है मैंने। और जब मैं हिंदुस्तान वापसी आया 18 साल पहले, तो शायद यही सोच के आया था कि ये जो कल्चर हमारा इतना महान है, जिसके गुणगान सारा देश करता है, वो क्यों इतना महान है। और यहाँ आके वो सब समझ आ रहा है कि हर कोई एक दूसरे से मंत्र मुग्ध है, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है। जनता जनार्दन सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं और ये वाकई महाकुंभ कहलाने के लिए पूरा पूरा तत्पर है। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है कि आज विदेशों में सनातन संस्कृति को बहुत बढ़ावा मिल रहा है और भारी मात्रा में यहाँ विदेशी आए हैं और इस महाकुंभ में हिस्सेदारी ले रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? ये बहुत ही अतुल्य है, क्योंकि जब हम अपने देश को पूरे विश्व में कहते हैं, विश्व भरण पालन कर अस को ही ताका नाम भरत असोही, तो वो अब हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। और जैसे जैसे विदेशी हमारे कल्चर को समझ रहे हैं, हमारे संस्कारों को जान रहे हैं, वो धीरे धीरे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, स्टीव जॉब्स की पत्नी भी यहाँ पे आई हुई हैं। और ये बहुत ही, मैं पूरे रास्ते देखता हुआ आया हूँ, हर नागरिक, हर जगह का, हर देश का यहाँ आके इसका लुत्फ़ उठा रहा है और अपने में मग्न है। जैसा कि सर आपने बताया कि आपकी पढ़ाई विदेश से हुई, तो अपने भारतीय संस्कृति और विदेशी कल्चर में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत हम भारतीय करते हैं, शायद ही कोई इतना कर रहा हो। मोर इम्पॉर्टेंटली, जिस तरीके के संस्कार हमारे हैं, एक दूसरे से मिलनसार हैं, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं, वो शायद बाहर ऐसा संस्कार नहीं है। जिस तरीके से मेल जोल यहाँ पे है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के लिए तत्पर तैयार है। चाहे वो कोविड का सिनेरियो हो, जब हर कोई अपने अपने बस में जितना हो सका सबने किया, तो ये महान है। ये देखते ही अद्भुत है और अविश्वसनीय है कि हम किस तरीके से यहाँ पे अपने इतनी बड़ी संख्या के बाद इतना अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि आप फॉरेन से पढ़े लिखे हैं, तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए कि आपने कैसे स्ट्रगल किया कि इस भारत की धरती से आप विदेश गए और अपने आप को वहाँ एग्जिस्ट किया और पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद आप यहाँ आकर लाखों लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी थी हिंदुस्तान से बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद मैं विदेश गया, वहाँ से मैंने अपनी मास्टर्स करी और अपनी डॉक्टरेट करी, अपनी पीएचडी करी। यहाँ पे आके मैंने देखा कि जितना हम देख रहे हैं, शायद ये स्वदेश पिक्चर की तरह हो गया मेरे लिए। फ़र्क बस इतना था कि वो रॉकेट साइंटिस्ट थे और मैंने अपनी डॉक्टरी करके आया। तो यहाँ देख रहा हूँ कि जितने हम मतलब सुविधाएं हैं, जितनी मुश्किलें हैं लोगों के साथ, उतने ही
अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास अपने आप को डेवलप करने के लिए। जितने ज़्यादा लोग कहते हैं चैलेंजेस हैं, उतना ही आगे बढ़ने की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। और अगर हम अपने तन मन धन से यहाँ पे कार्य करें तो निश्चय ही विजय हमारे साथ ही होगी। जैसा कि सर आप फॉरेन से पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम थी और अपने इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या अंतर है? देखिए, हमारे हिंदुस्तान के एजुकेशन में मैं यहाँ तक कहूँगा कि शायद हमारा चौथी क्लास का बच्चा वहाँ के 5वीं क्लास के सिलेबस को कर लेता है। जो एक डिफरेंस मुझे ये लगा कि हम किताबों पे ज़्यादा जोर देते हैं, प्रैक्टिकल शायद हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं, जो वहाँ पे ज़्यादा अप्रोच मुझे दिखी। पर हैविंग सेड दैट, अगर हम अपने कल्चर में धीरे धीरे देश बदल रहा है और मैं देख रहा हूँ स्कूलों में वो चीज़ लाई गई है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जा रहा है, जो शायद हमारे टाइम पे नहीं था। और आप जैसे नई पीढ़ियों को देख के ये विश्वास हो गया है कि लोग मीडिया चुन रहे हैं, लोग आर्ट्स चुन रहे हैं, जो बहुत ही अद्भुत है। जैसा कि सर आपसे एक हमारा क्वेश्चन है कि अपनी एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव करना चाहिए वहाँ से। मुझे ये लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2 चीज़ों में विशेष ध्यान होना चाहिए। एक फ़िज़िकल हेल्थ, मैं देख रहा हूँ आजकल के बच्चे, चाहे वो 20 साल के हों, चाहे वो 15-16 साल के हों, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत कम हुई हुई है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम क्रिकेट प्रधान देश होते जा रहे हैं और बाकी स्पोर्ट्स में शायद उतना नहीं वो हो रहे। और अगर हम शुरुआत से ये स्कूल में फोकस डालें तो मुझे लगता है हम बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे स्कूल्स में सिस्टम है, नई नई चीज़ें बनाई जाए, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स दिए जाए, जहाँ से असली नॉलेज मिले, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले बच्चे को। तो ये 2 चीज़ें मैं देखना चाहूँगा अपने एजुकेशन सिस्टम में। जैसा कि सर कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया सारे बच्चों को कैप्चर कर लिया है और वो पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है? देखिए, सोशल मीडिया एक 2-धारी तलवार है मेरे हिसाब से। जहाँ एक तरफ इसके फ़ायदे हैं जो अनगिनत है। शायद ये सही होगा कहना कि कुंभ ही के ही अगर हम YouTube पे सर्च करें या सोशल मीडिया पे सर्च करें, इतने सारे वीडियोस हैं, रहने से लेके हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम मैं चाहूँगा कि बच्चे टाइम कम स्पेंड करें इस पर, क्योंकि ये इतना एडिक्टिव है। अगर एक रील आप शुरू करते हैं तो 10 देख के ही ख़त्म करते हैं। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों पे आ रहा है, उनके चश्मे लग रहे हैं, उनकी सेहत उतनी तंदुरुस्त नहीं है जितनी शायद पहले के बच्चों की होती थी। जैसा कि सर आप डॉक्टर हैं, तो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहते हैं कि वो क्या अपनाएं या उनसे क्या बातचीत करें या कैसे मोटिवेट करें कि बच्चे पढ़ाई की ओर आएँ और सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाएं? मुझे लगता है कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मेरी 8 साल की छोटी बेटी है और मैं देख रहा हूँ कि आजकल के बच्चे ये बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि क्या नया चल रहा है। एक 8 साल का बच्चा आज की डेट में इतना प्रभावित हो रहा है सोशल मीडिया से, और जो मेरी दृष्टिकोण से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, समुद्र की भी एक मर्यादा होती है, जैसा श्री राम ने बताया। तो वो मर्यादा हमें रखनी चाहिए बच्चों के साथ और उन्हें स्पेस देना चाहिए, बोर्ड गेम्स खिलाने चाहिए। शायद वो लुप्त ही हो गए हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ चेस वगैरह ये एकदम से लुप्त हो गया, जो हमारे टाइम पे बहुत चलता था। सर जैसा कि आपको पता है, इस महाकुंभ का नाम डिजिटल महाकुंभ रखा गया है, तो डिजिटल का प्रभाव विदेशों में पड़ेगा कि? बिल्कुल। चाहे हम होटल बुकिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी खुद की जनता, विदेश में बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं, बट हमारे यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। आज मैं देखता हूँ कि चाहे वो कितना ही गरीब आदमी हो, उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट की सुविधाएं हमारे देश में फैलती जा रही हैं और इसका प्रभाव दिख रहा है। लोग यूट्यूब से शुरू हुए, बट आजकल वो अपने धंधों के बारे में देखने लग गए हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज़ देखने लग गए हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आजकल के समाज में। जैसा कि ये भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हमारे प्रयागराज की धरती पर किया गया है, मैं यहीं का निवासी हूँ, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप दिल्ली से चलकर आए हैं, तो इस प्रयागराज की दिव्यता और भव्यता के बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए ये वर्णन करना, क्योंकि वो कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात।
प्रयागराज को शायद हमारे संत महात्मा नहीं डिस्क्राइब कर पाए तो मैं क्या हूँ, पर जो मैं लोगों के बारे में यहाँ बोल सकता हूँ, लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मददगार हैं। अगर जाम लगा हुआ है तो वो अपने स्कूटर पे लेके जा रहे हैं, अगर कहीं रहने की व्यवस्था नहीं हो रही तो वो अपने रिश्तेदारों के अपने घरों में रुका रहे हैं। इससे बढ़ के महानता क्या होगी? तो ये हमारे ही देश में देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है और इस भीड़ पर हमारे सरकार की पैनी नज़र है कि इसको किस तरीके से सुचारू रूप से चलाना है और किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। तो इस चीज़ को देखते हुए आप हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं स्तंभ रह गया जब मैंने सुना कि हम ड्रोन्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि बड़े बड़े देश फेल हो गए हैं इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने में, और यहाँ करोड़ों की आबादी में हम इसका वो कर रहे हैं। जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा डिजिटल मीडिया का एक सेक्शन बना हुआ है, मैं कल वहाँ विज़िट ज़रूर करूँगा। बट मुझे ये भी लगता है कि अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ वो कहते हैं ना कि बर्फ़ की चोटी को छुआ है, पूरा पहाड़ है अभी हमारे पास जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू। जैसा कि सर आप दिल्ली से चलकर प्रयागराज उत्तर प्रदेश आए तो लगभग आपको 1 दिन लग गया प्रयागराज पहुंचने में, तो आपको आने में कोई असुविधा तो नहीं हुई और यहाँ के जो प्रशासनिक या पुलिस बल किसी भी तरीके से आपको परेशान तो नहीं किया गया? आपने जो उनसे पूछा आपको बताया गया, सारी समस्याओं का समाधान दिया गया? विश्वास मानिए बहुत इजी था मेरे लिए फ़्लाइट पकड़ना, बट मैं ट्रेन से आया और वो भी अपनी लोकल ट्रेन, वंदे भारत से भी नहीं, बहुत लोकल ट्रेन से आया। पूरी ट्रेन जो ये ट्रेन जा रही थी ये पूरी जगन्नाथपुरी के लिए जा रही थी, और जो बंदा ये देख रहा था, पूछ रहा था कि आप इलाहाबाद जा रहे हो, आप प्रयागराज जा रहे हो, वो उतना ही उत्साहित हो रहा था। वो ऐसा लग रहा था हर बंदा मेरे को कह रहा था कि एक डुबकी हमारी तरफ से भी। पुलिस प्रशासन से मैं जैसे आ रहा हूँ देख रहा हूँ तो वो पूरा ध्यान दे रहे हैं, बहुत तमीज़ से पेश आ रहे हैं। इतनी भीड़ में शायद किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाए, बट ये लोग बड़े सहनशीलता से जवाब दे पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कहाँ पे क्या सुविधा है। तो आप महिलाओं की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये महिलाओं का एक ऐसा विषय है जो मैं ज़रूर छेड़ना चाहूँगा। मैं खुद मेरा मानना है अभी तक सर हमने बहुत सारी महिला श्रद्धालुओं से बात की, उन्होंने बताया, मतलब सभी महिलाओं का एक ही बयान आया कि हम इस सरकार में बहुत सुरक्षित हैं। जैसा कि कुछ राजस्थान की महिलाएं थीं, उन्होंने बताया कि जब हम राजस्थान से निकलने वाले थे तो वहाँ के लोगों ने बताया कि बहुत दिक्कत होगी, चीज़ की सुविधा नहीं मिलेगी आपको। लेकिन जब वो यहाँ आई और माँ गंगा की पावन दिव्य धारा में डुबकी लगाई, उसके बाद उनका बयान आता है कि हम यहाँ बहुत ही सहज महसूस कर रहे हैं, हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, और सरकार की भी तारीफ़ की। तो आपकी नज़र से, जैसा कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार में क्या क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, क्या व्यवस्थाओं में अंतर है? जी देखिए, ये एक बड़ा दिल को छू देने वाला सवाल है। वो इसलिए है क्योंकि मैं रहता दिल्ली में हूँ, बट शायद उत्तर प्रदेश का दामाद हूँ, क्योंकि मेरी जो धर्म पत्नी है वो लखनऊ से आती हैं। मेरे लखनऊ तो उत्तर प्रदेश का हार्ट है, उसे नवाबों का शहर कहा जाता है। और आज भी हम वहाँ जाते हैं तो ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है, ऐसे अड़ोसी पड़ोसी आके खड़े हो जाते हैं कि अविश्वसनीय हो जाता है वो माहौल देखना। कुछ क्षण बाद माँ गंगा की पावन दिव्य धारा में डुबकी लगाएंगे, और तो आप यहाँ रहकर जो श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि ज़रूर आइए। ये 144 साल में आया है, ये कुंभ नहीं है, महाकुंभ है। और महाकुंभ में अगर हम हिंदू अपना प्रदर्शन करें, अपने आप आए, यहाँ पावन गंगा जी संगम के दर्शन करें, तो शायद ये अलौकिक और अद्भुतीय होगा। ये जन्म में शायद एक ही बार की अपॉर्चुनिटी, और मुझे लगता है ज़रूर और ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। जैसा कि भी भैया ने प्रयागराज की दिव्यता और भव्यता के बारे में बताया, और मैं जर्नलिस्ट ब्रजेश सेन, कैमरामैन जर्नलिस्ट सज्जन सिंह के साथ, डेली रफ्तार 24x7। जय हिंद, जय भारत।